जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल पाठशाला विद के में। आप लोगों की बिहार पुलिस की तैयारी कैसी चल रही है दोस्तों? देखिए, बिहार पुलिस का जो एग्ज़ाम है वह बहुत ही नज़दीक आ चुका है उसका समय। तो ऐसे में आप लोग अपनी तैयारी को एकदम अंजाम दें, चरम पर ले जाएं, है ना, तभी रिजल्ट होगा। तो आपको चरम पर ले जाने में मैं आपका पूरा सहयोग करूँगा, आप बस हमारे साथ बने रहें। आज के वीडियो में हम लोग 50 महत्वपूर्ण प्रश्न सॉल्व करेंगे जो कि बिहार पुलिस के दृष्टिकोण से अत्यंत ही महत्वपूर्ण हैं। तो इन 50 प्रश्नों को हम लोग डिटेल में अध्ययन करेंगे। आइए देखते हैं। हाँ, एक चीज़ मैं और बता दूं, इसका PDF आपको टेलीग्राम से मिल जाएगा। जैसा कि आपको पहले से ही पता है, जो नए लोग हैं उनको मैं बता दूं कि PDF प्राप्त करने के लिए आप हमारे टेलीग्राम से जुड़ के और इसका PDF आप प्राप्त कर सकते हैं। फिलहाल पहला प्रश्न आपके सामने ये रहा, आर्थिक सर्वेक्षण प्रतिवर्ष संसद में कब प्रस्तुत किया जाता है? आर्थिक सर्वेक्षण जो होता है वह संसद में प्रतिवर्ष कब प्रस्तुत किया जाता है, ऐसा प्रश्न है। तो यह आगामी वर्ष के बजट प्रस्तुतिकरण से पहले, जी हाँ, आगामी वर्ष जो होता है उसके बजट पेश करने से पहले आर्थिक सर्वेक्षण प्रस्तुत किया जाता है। ध्यान दीजिएगा, बजट से पहले, ये चीज ध्यान दीजिएगा बस। लोकसभा का सचिवालय किसके नियंत्रण में होता है? तो लोकसभा का सचिवालय जो होता है वह लोकसभा अध्यक्ष के नियंत्रण में होता है, लोकसभा अध्यक्ष के कंट्रोल में होता है लोकसभा का सचिवालय। ध्यान दीजिएगा। चलिए प्रश्न संख्या 3 की ओर। राज्यसभा के लिए नामांकित होने वाले प्रथम अभिनेत्री कौन थी? राज्यसभा के लिए नामांकित होने वाले प्रथम अभिनेत्री, तो यह नरगिस दत्त थी। कौन थी? नरगिस दत्त। और इनका कब से कब तक समय रहा? तो 80 से 86 तक, 1980 से 86 तक ये राज्यसभा के सदस्य नामित रहे हैं। चलिए 4 नंबर सवाल, प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो जो प्रोटेम स्पीकर होता है उसकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। लोकसभा को कार्यकाल पूरा होने से पहले किसके द्वारा भंग किया जा सकता है? लोकसभा को कार्यकाल पूरा होने से पहले किसके द्वारा, अगर लोकसभा भंग करना है तो कैसे भंग किया जाएगा? सीधा सा प्रश्न है। तो प्रधानमंत्री की अनुशंसा पर, किसके अनुशंसा पर भैया? प्रधानमंत्री की अनुशंसा पर राष्ट्रपति के द्वारा इसे भंग कर दिया जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, साधारण विधेयक को राज्यसभा अधिकतम कितने माह के लिए रोक सकती है? धन विधेयक को आपको पता है कि 14 दिन तक रोक सकती है, लेकिन अगर आपसे पूछ दे कि साधारण विधेयक को राज्यसभा कितने दिन तक अधिकतम रोक सकती है, तो साधारण विधेयक की जब बात आती है तो बताएंगे कि 6 माह तक। कितने दिन तक? 6 माह तक रोक सकती है। अंतर्राज्यीय परिषद का गठन कब हुआ था? तो अंतर्राज्यीय परिषद का गठन वर्ष 1990 में हुआ था। कब? वर्ष 1990 में हुआ था। चलिए अगला प्रश्न, 8 नंबर सवाल, सिंधी भाषा को 8वीं अनुसूची में किस संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया? सिंधी जो है वह भारतीय संविधान में एक भाषा के रूप में ऐड है। इसको 21वां संविधान संशोधन 1967 के द्वारा जोड़ा गया है। कौन सा? 21वां संविधान संशोधन 1967 के द्वारा इसे जोड़ा गया है। अगला प्रश्न बेहद ही खूबसूरत है, विशेष सुरक्षा समूह SPG का स्थापना कब हुआ है? विशेष सुरक्षा समूह SPG की जो है स्थापना 1988 में, और इसका मुख्यालय जो है वह न्यू दिल्ली में। कहाँ में? नई दिल्ली में है। चलिए प्रश्न संख्या 10, भारत में ग्रीष्मकालीन मानसून के प्रवाह की सामान्य दशा क्या है? भारत में ग्रीष्मकालीन मानसून प्रवाह की सामान्य दशा, देखिए ध्यान दीजिएगा, ग्रीष्मकालीन मतलब गर्मियों में भारत में मानसून कैसे? आपको पता है कि दक्षिण पश्चिम मानसून गर्मियों में आती है, जून में यहाँ टकराता है और फिर यहाँ टकरा के ऐसे ऐसे घुस जाता है। तो इसकी दिशा पूछ रहा है कैसे? तो इसकी दिशा देखिए, यह दक्षिण हो गया और यह दिशा जो हो गया वह पश्चिम हो गया, तो इसी दिशा से आती है, यानी दक्षिण पश्चिम से। और ये चल रहा है कैसे? तो भैया ये उत्तर की ओर जा रहा है और ये पूरब की ओर जा रहा है ना, तो यानी कि दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर, ये भी ध्यान देना है, दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व इसकी दिशा है। भारत में सर्वाधिक वर्षा मतलब सबसे ज्यादा वर्षा जो है वह किस क्षेत्र में होती है? तो पश्चिम घाट में होगी। और पूर्वी हिमालय, देखिए हिमालय जो है, यह हिमालय जो है पूर्वी हिमालय, तो पूर्वी हिमालय में होगी और मेघालय में होगी। मेघालय में आपको पता है कि सबसे ज़्यादा वर्षा भी होती है। स्थान का नाम आपको पता है, पहले चेरापूंजी है, अब मासिन राम में है। प्राचीन भारतीय ऐतिहासिक भूगोल में रत्नाकर, जी हाँ, रत्नाकर जो था वह किस नाम से जानता था? तो यह हिंद महासागर का सूचक था रत्नाकर। ध्यान दीजिएगा। चलिए 13 नंबर सवाल,
चौरीबाड़ा ग्लेशियर कहाँ स्थित है? तो चौरीबाड़ा जो ग्लेशियर है वह केदारनाथ मंदिर के बगल में ही स्थित है। कहाँ? केदारनाथ मंदिर के उत्तर में स्थित है चौरीबाड़ा ग्लेशियर। भारत का औसत समुद्र तल किस तट से मापा जाता है? तो भारत का जो औसत समुद्र तल है यह चेन्नई के तट से मापा जाता है। किस तट से? चेन्नई के तट से मापा जाता है, ध्यान दीजिएगा। 15 नंबर सवाल, भारत के कितने राज्य समुद्री तट रेखा संलग्न है? भारत के कितने राज्य हैं जिससे समुद्री तट जो रेखा संलग्न है? चलिए हम लोग मैप पर देख लेते हैं। भारत के कितने तट हैं जो समुद्री भारत के कितने राज्य हैं जो समुद्र से? गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल। कितने हो गए? 1 2 ये 3 हो गया, ये 4, ये 5 हो गया, 6 हो गया, 7 हो गया, 8 हो गया, 9 राज्य हैं। कौन कौन? गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, गोवा के बाद कर्नाटक, कर्नाटक के बाद केरल, केरल के बाद तमिलनाडु, तमिलनाडु के बाद आंध्र प्रदेश, फिर उड़ीसा और आखिरी में पश्चिम बंगाल। तो 9 राज्य जो हैं गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश नहीं, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और गोवा, ये 9 राज्य हैं। किसी क्षेत्र की जलवायु को निर्धारित करने वाला मुख्य कारक कौन है? किसी क्षेत्र की जलवायु को निर्धारित करने वाला जो कारक है वह अक्षांशीय स्थिति है। जी हाँ, अक्षांशीय स्थिति के कारण ही इसकी जलवायु में भिन्नता देखने को मिलता है। चलिए 17 नंबर सवाल, पश्चिम बंगाल और असम में ग्रीष्म ऋतु में चलने वाली पवन को स्थानीय भाषा में क्या कहते हैं? पश्चिम बंगाल और असम में जो ग्रीष्म ऋतु में जो स्थानीय हवा चलती है उसको क्या कहते हैं? तो उसको काल वैसाखी और चाय वर्षा कहते हैं। जी हाँ, काल वैसाखी और चाय वर्षा के नाम से जाना जाता है। भारत में सबसे कम वर्षा वाला स्थान कौन सा है? तो भारत में सबसे कम वर्षा, जहाँ सबसे कम बारिश होती है वह है भैया लेह। कौन सा स्थान है? लेह वह स्थान है, ध्यान दीजिएगा। हिमालय का पर्वत पद प्रदेश कौन सा है? हिमालय का पर्वत पद प्रदेश तो वह सबसे बाह्य हिमालय यानी पूर्वी हिमालय, बाह्य हिमालय यानी शिवालिक हिमालय, पूर्वी नहीं बाह्य हिमालय है जिसे शिवालिक हिमालय के भी नाम से जाना जाता है। चलिए, हिमालय का निर्माण समानांतर वलय श्रेणियों से हुआ है। इनमें प्राचीनतम श्रेणी कौन सी है? तो इनमें सबसे प्राचीनतम जो श्रेणी है वह बृहत हिमालय है। कौन है? बृहत हिमालय है, ध्यान दीजिएगा। चलिए अगला प्रश्न, उत्तराखंड के पाताल तोड़ कुआं किस भाग में पाए जाते हैं? तो उत्तराखंड में पाताल तोड़ कुआं पाया जाता है। पाताल तोड़ कुआं यह तराई भाग में पाया जाता है। किस भाग में पाया जाता है? तराई वाले भाग में पाया जाता है। माना दर्रा उत्तराखंड को जोड़ता है। तो माना दर्रा उत्तराखंड को तिब्बत से जोड़ता है। कहाँ जोड़ता है? तिब्बत से जोड़ता है, ध्यान दीजिएगा। चलिए अगला प्रश्न, कुल्लू घाटी किन पर्वत श्रेणियों के मध्य स्थित है? कुल्लू घाटी जो है वह किन पर्वत श्रेणियों के मध्य स्थित है? तो कुल्लू घाटी जो है वह धौलाधार तथा पीर पंजाल श्रेणियों के बीच स्थित है। कुल्लू घाटी धौलाधार और पीर पंजाल श्रेणियों के बीच स्थित है, ध्यान दीजिएगा। पालघाट पास यानी पालघाट दर्रा किन पहाड़ियों के मध्य स्थित है? तो नीलगिरी और अन्नामलाई। जी हाँ, नीलगिरी और अन्नामलाई पर्वत के बीच यह पालघाट दर्रा, पालघाट पास या पालघाट गैप स्थित है। कौशल किस फसल की उन्नत प्रजाति है? तो कौशल जो है वह मूंगफली की उन्नत प्रजाति है। किसकी? मूंगफली की उन्नत प्रजाति है। बाजरे की कृषि की जलवायु में की जाती है। बाजरे की कृषि की जलवायु में की जाती है। किस जलवायु में? तो उष्ण और शुष्क जलवायु में की जाती है। कैसे में? उष्ण और शुष्क जलवायु में की जाती है बाजरे की कृषि, बाजरे की खेती। चलिए अगला सवाल, सदाबहार क्रांति का संबंध है कृषि उत्पादन को दोगुना करना टिकाऊ कृषि से। कृषि उत्पादन को दोगुना करना से संबंधित है सदाबहार क्रांति। ललित किस फसल की उन्नत किस्म है? तो ललित जो है यह अमरूद की उत्तम किस्म है। किसकी? अमरूद की उत्तम किस्म है। काला सोना के रूप में कौन सा मसाला जाना जाता है? तो मसाला की बात की जा रही है तो मसालों में काली मिर्च को काला सोना के नाम से जाना जाता है। किसको? काला सोना के नाम से जाना जाता है। बराक घाटी की सर्वाधिक महत्वपूर्ण फसल कौन सी है? तो बराक घाटी की सर्वाधिक महत्वपूर्ण फसल जो है वह है गन्ना। क्या है? गन्ना है बराक घाटी की सबसे महत्वपूर्ण
फसल। भारत में महिला साक्षरता दर कितनी है? तो भारत में जो महिला साक्षरता दर है 2011 की जनसंख्या के अनुसार, 2011 की जनसंख्या जो गणना हुई थी उसके अनुसार 64.6%। कितने प्रतिशत? 64.6%। सबसे अधिक साक्षर राज्य 2011 की जनगणना के अनुसार, तो सबसे अधिक साक्षर राज्य जो है वह आपका केरल है। 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य, तो 2011 की जनसंख्या के अनुसार सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य अरुणाचल प्रदेश है, जहां 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। और सर्वाधिक पूछे सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व, तब आप बताएंगे बिहार। बिहार में 1104 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर जनसंख्या है, तो ये भी ध्यान देना है आपको। चलिए, न्यूनतम लिंगानुपात वाला राज्य, तो सबसे न्यूनतम लिंगानुपात वाला राज्य जो है वह हरियाणा है। कितना? 878। 1000 पुरुष पर 878 महिलाएं हैं मात्र। सहरिया जनजाति मुख्यतः किस राज्य में पाई जाती है? सहरिया जनजाति तो राजस्थान और मध्य प्रदेश में पाई जाती है। कहाँ? राजस्थान और मध्य प्रदेश में। विषुवत रेखा सहित कुल अक्षांशों की संख्या कितनी है? देखिए, अक्षांश और देशांतर पहले समझिएगा। अक्षांश होता है ऐसे 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 ऐसे, ठीक ना, ये वाला, और देशांतर जो होगा वो ऐसे 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 होगा। तो विषुवत रेखा को 0 डिग्री माना जाता है, और फिर इधर 90 है और इधर 90 है, तो कितना हो जाएगा? 90 90 180 और 0 181। तो 0 डिग्री को मिला करके कुल अक्षांशों की संख्या जो है वह 181 है, ध्यान दीजिएगा। उत्तरी गोलार्ध में वर्ष का सबसे छोटा दिन किस तिथि को होता है? उत्तरी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन 22 दिसंबर। देखिए यहाँ पर समझिएगा, ये 0 डिग्री है, यह उत्तरी गोलार्ध या दक्षिणी गोलार्ध। भारत उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। आपको पता है कि सबसे छोटा दिन दिसंबर में होता है, जाड़े के दिन में तुरंत दिन खत्म, तो यह 22 दिसंबर के दिन सबसे छोटा दिन होता है उत्तरी गोलार्ध में। दक्षिणी गोलार्ध में उल्टा हो जाता है, दक्षिणी गोलार्ध में इस तिथि को सबसे बड़ा दिन होगा। सर्वाधिक स्थायी पारिस्थितिक तंत्र कौन है? तो सर्वाधिक स्थायी पारिस्थितिक तंत्र जो है वह है महासागर। कौन है? महासागर। 10% का नियम किस वैज्ञानिक ने दिया था? तो लिंडेमैन के द्वारा यह नियम दिया गया था। 10% का नियम क्या है, जरा जान लीजिए। जैसे ये सेब है, सेब को खाया गिलहरी, गिलहरी को खा गया कौवा, तो सेब 10% एनर्जी लेगा, ये इसका 10% एनर्जी कौवा को मिलेगा, ठीक ना। तो 10% एनर्जी, जैसे सेव में मान के चलिए कि 50 कैलोरी है, ठीक, तो सेव का एनर्जी इसको 5 कैलोरी मिलेगा, और फिर इसका 10% ये मिलेगा इसको, यानी 0.5%। ऐसे तो ये 10% का जो नियम है यह दिया है लिंडेमैन वैज्ञानिक। घास स्थल, वन तथा मरुस्थल किस पारिस्थितिक तंत्र के उदाहरण है? तो यह स्थलीय पारिस्थितिक तंत्र के उदाहरण है। आपको पता है घास स्थल, वन, मरुस्थल ये सब स्थल ही हैं, तो यह स्थलीय पारिस्थितिक तंत्र के उदाहरण है। कांवर ताल आर्द्रभूमि किस राज्य में है? कांवर ताल बिहार में स्थित है। किस राज्य में? बिहार में स्थित है, ध्यान दीजिएगा। धान का पौधा नाइट्रोजन को किस रूप में ग्रहण करता है? तो धान का जो पौधा है वह नाइट्रोजन को अमोनिया के रूप में ग्रहण करता है। किस रूप में? अमोनिया के रूप में। चलिए, सबसे कम जैव विविधता तथा जैव भार वाला वायोम कौन सा है? सबसे कम जैव विविधता इस वायोम में है, तो यह है टुंड्रा वायोम। कौन सा? टुंड्रा वायोम। कौन सी औषधि गिद्धों की संख्या में कमी के लिए उत्तरदायी है? गिद्धों की संख्या में कमी के लिए उत्तरदायी औषधि कौन सी है? तो वह औषधि है डाइक्लोफिनिक सोडियम। जी हाँ, डाइक्लोफिनिक सोडियम जो है यह गिद्धों की संख्या में कमी के लिए उत्तरदायी है। कैसे? देखिए, आप भैंस, जानवर या कोई बकरी कुछ भी पाल रहे हैं, तो उसको एक दर्द निवारक, कभी बीमार पड़ता है तो एक टैबलेट दिया जाता है। उस टैबलेट में यह पाया जाता है डाइक्लोफिनिक सोडियम, और जब जानवर मर जाता है तो उसके शरीर में यह बहुत संख्या में जमा हो जाता है। अब गिद्ध जब इस जानवर को खाता है ना, गिद्ध जब इस जानवर को खाता है तो ये दवा उसको नुकसान पहुंचाता है और गिद्ध की भी मृत्यु हो जाती है। तो इसे ही इसकी संख्या में कमी का मुख्य कारण माना गया है। चलिए, वाहनों में स्नेहक का प्रयोग क्यों किया जाता है? क्योंकि घर्षण कम हो जाए। वाहनों में स्नेहक का प्रयोग इसलिए करते हैं। स्नेहक मोबिल जानते हैं ना, मोबिल डालते हैं आप गाड़ी में, तो मोबिल का प्रयोग क्यों करते हैं? क्योंकि घर्षण जो है, इंजन के बीच में घर्षण जो है वह कम हो जाए, है ना, तो घर्षण कम करने के लिए प्रयोग। जब हम भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाते हैं तो जी के मान में क्या होता है? तो जी का मान बढ़ जाता है। आपको पता है कि ध्रुवों पर जो है जी का मान सर्वाधिक है और विषुवत रेखा पर जी का मान सबसे कम है। तो भूमध्य रेखा से ध्रुव की ओर जाएंगे तो जी का मान बढ़ेगा। हवा में लोहे और लकड़ी की समान भार की गेंद को एक समान ऊंचाई से गिराने पर क्या प्रतिक्रिया होगी? हवा में देखिए, एक लोहा के रखिए
5 kg का और एक लकड़ी रखिए 5 kg का, कौन पहले गिरेगा? तो लोहा पहले गिरेगा, क्योंकि लोहा ज़्यादा घना है। ये चीज़ ध्यान दीजिएगा। चंद्रमा की सतह पर पलायन वेग पृथ्वी की सतह की अपेक्षा होता है, तो पृथ्वी की अपेक्षा कम होता है। क्यों कम हो रहा है भाई? क्योंकि चंद्रमा का जो त्रिज्या है वह भी तो कम है, तो त्रिज्या पर ही मतलब आश्रित है पलायन वेग। त्रिज्या ज़्यादा तो पलायन वेग ज़्यादा, त्रिज्या कम तो पलायन वेग कम होगा। ये ध्यान दीजिएगा। साबुन के बुलबुले का दाब वायुमंडलीय दाब से कम होता है अथवा अधिक। आपने देखा है कि साबुन का बुलबुला जब उड़ता है तो फट जाता है। क्यों फटता है? साबुन के बुलबुले के अंदर वायु दाब अधिक होता है, और वायु को क्या स्थिति है वायु में कि अधिक से कम की ओर चलना शुरू कर देता है वायु दाब, तो अंदर से बाहर की ओर आना शुरू करता है और बुलबुला फूट जाता है, तो वायु अंदर अधिक होता है। फाउंटेन पेन किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो करता है फाउंटेन पेन। जी हाँ, फाउंटेन पेन जो है वह केसिक के सिद्धांत पर कार्य करता है। तो 50 अति महत्वपूर्ण प्रश्न थे जो बिहार पुलिस के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। मैं उम्मीद करता हूं इन 50 प्रश्न को आपने देखा होगा। इसका PDF आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप से मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दे रहा हूं। और हाँ दोस्तों, मैं जाते जाते एक बात और बता दूं कि बिहार पुलिस के लिए मैं जोरदार तरीके से सारे क्लास आपको प्रोवाइड करा रहा हूँ, सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करा रहा हूँ। तो धमाकेदार तरीके से देखिए, और इस बार 21,391 में आप भी अपना एक सीट सुनिश्चित कर लीजिएगा। जय हिंद।